हेलो बच्चों, अप स्कोर के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रद्युम्न शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। मिशन व्हाइट कोट सेरेमनी में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जो हर साल नीट में आते रहे हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल के आज ऐसे क्वेश्चंस के कलेक्शन लाए हैं जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं इस साल नीट में। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अब सबसे पहली बात है IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। अब ये क्वेश्चंस पहले तो नहीं आता था नीट में, पर जब से NTA नीट कंडक्ट करा रहा है, ये पिछले 2 से 3 साल लगातार JEE मेन में आ चुका है और 1 साल नीट में आ चुका है। इसके इस साल नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि NCERT में इसको डिटेल में समझाया गया। अब हम बात करते हैं IUPAC सिंबल देते कैसे हैं। सबसे पहले IUPAC सिंबल हम उन्हीं एलिमेंट को देते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। अब बात करते हैं क्या क्या हमें रूल्स यूज करने हैं। सबसे पहले अगर एलिमेंट 0 है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नील, 1 है तो उन, 2 के लिए हम यूज करते हैं बाई, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, 4 के लिए हम यूज करते हैं क्वाड, 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए यूज हम करते हैं हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। अब इसमें आपको जिस भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करना है आपको उसको सिंबली फॉलो करना है। जैसे 119 का करना है तो 1 के लिए हम यूज करेंगे UN, फिर 1 के लिए हम यूज करेंगे UN एंड 9 के लिए इन और लास्ट में हम उसके लगा देंगे IUM। अब हमें एब्रिविएशन फॉर्म में यूज करना है तो हमें इसका पहला वर्ड लेना है, इसका पहला वर्ड लेना है और इसका पहला वर्ड लेना है, यानी इसका नोमेनक्लेचर का जो सिंबल होगा वो UUE होगा। तो इस हिसाब से इसमें देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या है, एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 120 है वो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप कई तरह से कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका फॉलो करना है। उसके लिए ज़रूरत यह है कि आपको नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अब जैसे बात करते हैं नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर, तो 2 हो गए, 10 हो गए, 18, 36, 54, 86, 118। अब 118 अगर नोबेल गैस है तो 119 इसके बाद आपका एल्कली मेटल होगा और इसके बाद 120 आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। इस तरह से इसको 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए करेक्ट नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही क्योंकि मोज़ले लॉ भी यही कहता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। अब दूसरा क्या कह रहा है, मेटलिक एलिमेंट्स आर मोर देन नॉन मेटलिक एलिमेंट। अब इसमें क्या है, मेटलिक एलिमेंट आपके S ब्लॉक भी मेटल है, D ब्लॉक भी मेटल है एंड F ब्लॉक भी मेटल है। अब बात P ब्लॉक की करते हैं। P में भी जो नीचे वाले ग्रुप यानी हैवियर मेटल्स हैं एलिमेंट है वो भी आपके मेटल्स ही हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो मेटलिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है रेदर नॉन मेटलिक के, तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अलोंग द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये स्टेटमेंट हल्का से यहाँ मिसप्रिंट है, बाकी आप समझ। अब इसमें देखिए जैसे जैसे पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड के हिसाब से बढ़ता रहना चाहिए, लेकिन बीच में एब्रप्टली इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। जैसे कि आपको बात करते हैं बेरिलियम एंड बोरॉन एंड आगे जाते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, पीरियोडिकली इंक्रीज नहीं करता है। अब चौथे स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर अ ट्रांजिशन एलिमेंट द D सबसेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब ये स्टेटमेंट मोनोटोनिकली का मतलब है एक लय में भरा जाना। जैसे D1 भरा गया, फिर एक एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा तो D2, फिर बढ़ा D3, फिर बढ़ा D4, फिर D5, इस तरह से। तो नॉर्मल ट्रेंड तो ऐसे ही होता है, पर आप जब देखेंगे क्रोमियम में जहाँ पे 3D4 4s2 और 3D4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है S में इलेक्ट्रॉन ना जाके D में आ जाता है, तो यहाँ 3D5 हो जाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण। तो इस वजह से मोनोटोनिकली नहीं फील होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये मल्टीपल करेक्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। इसमें 3 से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें नीट के सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं। इससे बाहर एटॉमिक रेडियस में कुछ भी नहीं पूछने वाला है। सबसे पहले पूछता है कि किस एलिमेंट, कौन से इसमें से
एटम की साइज सबसे छोटी है। आपको सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है, एटॉमिक साइज पीरियड में जब जाएंगे तो कंटिन्यूअसली घटती जाएगी, और जब ग्रुप में नीचे आएंगे तो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आयंस हैं जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबसे पहले ये देखना अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यानी उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये देखेंगे जिसमें जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन 3-, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है 10, O2- में भी इलेक्ट्रॉन है 10, 8 ऑक्सीजन के 2 माइनस, P5- में 16 इलेक्ट्रॉन, Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम के जो आयन है ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतनी बड़ी साइज, N3- का साइज सबसे बड़ा, और सबसे छोटा सोडियम का हो जाएगा। अब लेकिन बीच में यहाँ P- भी है, P- का ग्रुप जो है वो इन तीनों के नीचे आता है, तो जिसकी वजह से P- सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा सोडियम+, तो करेक्ट ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, आयनिक रेडियाई तीनों का पूछता है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के बाद जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा उसका साइज। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज पहले देखिए तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब N3- के पास 3- है, जब 3 उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से N3- की साइज सबसे बड़ी होगी इसमें। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.71 सबसे बड़ा है, तो यानी 1.71 जो वैल्यू होगी वो नाइट्रोजन के लिए होगी। अब O2- F- से बड़ा होगा क्योंकि इसके पास 2- चार्ज है, तो अब दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू इसमें क्या है 1.4, तो 1.4 आपके लिए ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा और F- के लिए 1.36, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब कुछ क्वेश्चंस आयनाइजेशन एनर्जी से हैं। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कोई एलिमेंट न्यूट्रल है उसमें कितना एनर्जी दिया जाए कि उसका जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो सेल छोड़ के चला जाए। अब इसके लिए पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक में बनता है वो ये बनता है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछेंगे, या तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दे देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पूछेंगे। दोनों सेम चीज़ें हैं, बस साइन का अंतर है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सोडियम+ की 5.1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी -5.1 इलेक्ट्रॉन होगी, तो इसका बस साइन चेंज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड निकालने के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी, पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी आपके लिए बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। पीरियड में दो जगह एक्सेप्शन आता है, सबसे पहले बेरिलियम और बोरोन में, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सब देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या, पहले में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, तो इसका मतलब है इसमें सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम का होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब इसमें क्या होगा, नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, तो ये ऑप्शन जो है सही है, सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, इसमें क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो और इसमें क्या है आपका आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यू बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसमें नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, और ये ऑप्शन भी एग्जैक्टली सेम रीजन की वजह से ये भी गलत होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्युमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से जा रहे हैं और अल्युमिनियम के केस में p ऑर्बिटल से जा रहे हैं। दूसरे केस में क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें। जब हम सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s1 है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3s0 बचेगा और 2p6 बचेगा।
और अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में 3s2 होता है। अब इसके पास क्या है, 3s1 बचा। तो अब सोडियम का जब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो सोडियम को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मैग्नीशियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो सोडियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब बात करते हैं थर्ड की, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज लेस देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम सेम पीरियड के एलिमेंट है, 11 एक का नंबर, एक का एटॉमिक नंबर 12, तो जब पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सोडियम का कम होगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट में। चौथे स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब देखिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं और सोडियम के भी 2 निकाले जा चुके हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। तो जब मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों चले गए, मैग्नीशियम का ऑर्बिटल फिल है आउटर सेल, तो अब मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। और सोडियम में क्या होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में 2p5 आएगा, तो सोडियम में 2p5 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है रेदर की मैग्नीशियम से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर लीजिएगा, और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है बस यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं इसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिलेटेड एज। अब इसमें 2 एलिमेंट को कंपेयर करा है, ये भी एक्सेप्शन वाला ही है। इसमें नाइट्रोजन के हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में 2p3 है, ऑक्सीजन में 2p4 है। नाइट्रोजन 2p3 हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन स्टेबल ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए क्या होगा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी पहला स्टेटमेंट ही, दोनों सेम स्टेटमेंट है, दोनों सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट, द 2 आयनाइजेशन एनर्जीज आर कंपेरेबल। अब बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगर ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं तो ये स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि कंपेरेबल होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है पर कंपेरेबल फिर भी होता है, बहुत वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही होगा। और चौथा है 1 और 2, ये तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहता है इसमें से किसकी एलिमेंट की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी देखने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि एलिमेंट का हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल देखने हैं। पहले केस में देखते हैं p में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में यहाँ पे 2 कर लीजिएगा और यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल 3p3 है एंड 4p3 है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। अब देखने वाली बात ये, इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा। अब जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यू घटती है, तो इसका मतलब है इस वाले का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के केस में सबसे पहले कार्बन में देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेम पीरियड के हैं। सेम पीरियड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एक जगह एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, पहली ज़्यादा है, लेकिन जब नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3p2 बचेगा, और ऑक्सीजन में क्या बचेगा, ये 2p2 बचेगा, और ऑक्सीजन में क्या होगा, 2p3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन में 2p3 हो गया, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा टिपिकल हो गया नाइट्रोजन से। तो इसलिए क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा थी, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती नाइट्रोजन से। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन की होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑक्सीजन वाले ऑप्शन टिक कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, फिर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा एंड सेकेंड ऑप्शन फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन का। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, F एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम। अब
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कोई एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की क्या क्षमता क्या है। अब देखते हैं फ्लोरीन में, फ्लोरीन और क्लोरीन में जब कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रुप में वैसे वैसे कम होती जाती है। फ्लोरीन की केस पर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन के ऑर्बिटल काफ़ी छोटे हैं, तो जब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन के कंपेरिजन में कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो गई। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन देन बाय 2p इलेक्ट्रॉन इन एफ एटम। अब देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे रिपल्सन कम होता जाएगा, तो 2p में रिपल्सन ज़्यादा होगा और 3p में कम होगा, तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये असर्शन रीजन में कई बार आते हैं। अब बात अगले क्वेश्चन की करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। अब देखिए बेरिलियम बोरॉन, अब बेरिलियम से बोरॉन जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो ट्रेंड के अनुसार बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से 2p जा रहे हैं। जब n+l रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। इसकी एनर्जी कम है बेरिलियम की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा टिपिकल होता है, इस वजह से बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो जाता है, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 2p ऑर्बिटर इज लोअर इन एनर्जी देन 2s, ये गलत है, क्योंकि जब 2p ऑर्बिटल की आप एनर्जी निकालेंगे तो n+l रूल के अनुसार इसकी वैल्यू 3 आएगी और 2s की 2 आएगी, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एलिमेंट एटम जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है, यही है सिंपली। अब इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, 2-3 ट्रेंड होते हैं जो याद रखने, जिससे टिक क्वेश्चन हर साल यही पूछे जाते हैं और यही आएंगे भी। अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती जाएगी, और जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी बढ़ती जाएगी। पर जब आप ग्रुप 16 और 17 में जाते हैं तो 2 एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में जब आप देखोगे तो क्लोरीन की जो साइज है वो फ्लोरीन से बड़ा है, तो इसलिए जब क्लोरीन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और फ्लोरीन में क्या है साइज छोटे होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोरीन में एनर्जी कम रिलीज होता है। इस वजह से जो बात करते हैं 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी। और जब ऑक्सीजन फैमिली में जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, इसमें क्या होगा एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी कम हो जाती है कि बाकी तीनों से भी कम हो जाती है। यहाँ पे क्लोरीन का कम हुआ लेकिन फ्लोरीन का कम हुआ, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा रहा। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। अब कंपेयर करते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद फ्लोरीन की है, और फिर सल्फर, और सबसे कम ऑक्सीजन, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाता है। ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जाता आ रहा है और यही क्वेश्चन, इसमें एक ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इससे कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं, अब जिसमें डायरेक्ट पूछ लिया 17th ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर है, तो देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें क्या देखना है आपको, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है फ्लोरीन की साइज छोटी हो गई, क्लोरीन की साइज बड़ा है, तो इसमें फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन जब ये लेगा तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय फ्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि सेम ऑप्शन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है, इसमें 16 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन मतलब हर साल ही कहीं ना कहीं आते हैं, किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम में ये पूछा जाना है, ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, कई बार लगता है कि ऑक्सीजन का कम तो हुआ लेकिन सेलेनियम और टेलिनियम से ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन का इतना कम होता है कि वो बाकी के ग्रुप मेंबर से भी कम हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर का होगा, फिर उसके बाद सेलेनियम, फिर टेलिनियम, और इसमें ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में भूल जाएंगे आप। अब बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर पूछा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो एटम की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब NaCl जैसे हुआ तो क्लोरीन एटम अपने तरफ खींच रहा है, Na एटम दे रहा है, एग्जैक्टली सेम यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब जब इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी और ग्रुप में घटती जाएगी। इन द सिंपल टर्म आप कहना चाहो तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये यहाँ पे सल्फर नहीं सिलिकॉन कर लीजिएगा, सिलिकॉन और फॉस्फोरस में कंपेयर करने की बोल रहा है। तो आप देखिए सिलिकॉन और फॉस्फोरस ये इसके नीचे आएगा, यही ट्रेंड है आपका, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो नाइट्रोजन की होगी, फॉलोड बाय कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी होगी, सिलिकॉन की। तो ऑप्शन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, सबसे कम सिलिकॉन की, एंड इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड पूछा था। अब बात करते हैं एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर पूछे जाते हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं लगातार। इसमें क्या होता है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक इन नेचर होंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जितना जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी बढ़ती जाएगी। ये तीन चीज़ों से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसमें पूछा है सबसे एसिडिक कौन है, सबसे एसिडिक किसका ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसमें चेक कर लीजिए सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है। नीचे जाने पे आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब इसमें देखिए आप, और ये बेरियम, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल बेरिलियम है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड किसका है। बेसिक ऑक्साइड के लिए आपको पता है मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें देखना है कौन सबसे ज़्यादा मेटलिक है। सबसे ज़्यादा मेटलिक सिंपल, इसमें मैग्नीशियम पता ही चल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब इसमें जो सबसे पहले आपको आता है उसे देख लीजिए। सबसे पहले ये सबको पता है बेसिक ऑक्साइड है। अब ये न्यूट्रल है। देखिए नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल भी होता है, उसके बाद एसिडिक भी होते हैं। इसमें कैसे क्या होता है ये आपको समझने के लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन के जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। जैसे N2O5 को लेंगे तो इसमें नाइट्रोजन एसिडिक ऑक्साइड है, ये एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जब Cl2O7 में आप देखेंगे तो क्लोरीन +7 में है, यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो Cl2O7 आपका क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड हो गया। और एल्युमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, पहले का B, दूसरे का D, पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का C। ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ होता है आपका पीरियोडिक टेबल खत्म। अगर आपके इतने क्वेश्चंस तैयार हैं तो आप नो डाउट नीट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे कर जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसी कोशिश की है कि हर एक टॉपिक के वो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए थे जो जेईई मेन में पूछे जाते हैं और जिनके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाहर पीरियोडिक टेबल में कुछ भी नहीं है। इतना कर लिया तो आपने नीट में जो भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे आप उसको 100% सही करके आएंगे। इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको आगे भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। थैंक यू।